नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुल्लू के लग घाटी में सड़क हादसा पेश आया है। लग घाटी के दड़का नदी में कार गिरी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक युवक की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मृतक युवक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस पूरी तरह से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कुल्लू की लग घाटी में सड़क हादसा देखा क्या है। लग घाटी के दड़का नदी में कार गिर गई है। एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है, तो 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो पुलिस पूरे इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कुल्लू की लग घाटी में सड़क हादसा देखा क्या है, तो वही आपको बता दें, लग घाटी के दड़का नदी में कार गिरी है और कार गिरने की वजह से एक युवक की यहां पर मौत की खबर है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वही मृतक युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। तो बड़ी अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। मृतक युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि शिनाख्त की जाएगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुल्लू की लग घाटी में सड़क हादसा देखा क्या है। लग घाटी के दड़का नदी में कार गिरी है, जिसके वजह से एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। कार सवार 3 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। पूरे इस मामले की छानबीन में पुलिस लगी हुई है कि हालांकि ये मामला कैसे पेश आया है, किस वजह से ये कार घाटी में गिरी हुई है। और ये देखिए, तस्वीरें सामने आ गई है किस तरह से यहाँ पर कार गिर गई है इस घाटी में, और कार गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये कुल्लू की पूरी घटना है, किस वजह से ये घटना पेश आई है, किस तरह से कार ये घाटी में गिरी है, क्या बड़ी वजह होगी, ये जानने की फिलहाल कोशिश करेंगे। लेकिन खबर ये कि कुल्लू के लग घाटी में सड़क हादसा देखा क्या है, और अब तस्वीरें भी सामने आ गई है किस तरह से ये कार बिल्कुल पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है और ये घाटी में गिर गई है, जिसके वजह से 1 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि उन घायलों को कहां पर इलाज चल रहा है, किस स्थिति में है, यहां पर जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो अपने आप में बयां करती हुई कि किस तरह से यहां पर घाटी में ये गाड़ी गिरी है। गाड़ी गिरने की वजह से आपको बता दें कि 1 लोगों की मौत की खबर है, तो 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरौली विधानसभा क्षेत्र में स्वामी श्री अभिदानंद के 25वें महानिवारण दिवस के उपलक्ष्य पर 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की है। इसके साथ ही इस अवसर पर कुटिया में विविध निर्माण कार्यों के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्होंने वहां पर 25,000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक बनाने की घोषणा की है। और उन्होंने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री की याद में समाधि वाली कुटिया को अपनी ओर से 1,51,000 रुपए की भेंट भी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने पुबोलवाड़ा में तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया है और इसे लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। निरंतर ये कुटिया आगे बढ़ रही है, इसका विकास हो रहा है और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं स्वामी अतुल मिशन जी का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद भी करता हूं कि जिन्होंने मेरी पत्नी के हाल ही में निधन को लेके जो बात आप सबके मुख रखी, ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन की शुरुआत हो गई है। अगली वैरायटी के साथ साथ मुख्य वैरायटी का सेब भी अब फल मंडियों में पहुंचने लगा है।
इसी साल का सीजन इस लिहाज से अलग है कि प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अब सेब यूनिवर्सल कार्टन में फल मंडी पहुंच रहा है। लेकिन इस नई व्यवस्थाओं को लेकर सेब के व्यापार से जुड़े लोग और बागवानों का क्या कहना है, देखिए जनता टीवी की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। यूनिवर्सल कार्टन की शुरुआत के बाद बागवानों, आड़तियों और व्यापारियों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अभी जो सेब सीजन है वो अपने शुरुआती दौर में है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यूनिवर्सल कार्टन की एक्सेप्टेंस हिमाचल प्रदेश में कितनी होती है। मैं टाइडमैन भी लाया हूँ और नाशपाती भी लाया था। पहले मैंने कार्मेल लाई थी और आज मैं बर्गमट लेके आया हूँ और टाइडमैन। अब सेब जो है मुझे लग रहा है ये गलत फैसला था सरकार का। ये इसलिए गलत लग रहा है मुझे कि जो क्वालिटी एप्पल है हमारा वो तो बिकेगा, पर जो सेकंड एंड जो छोटा माल है वो इसमें ना, ये जो साइज़ है इसका, ये साइज़ भी कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है इसके लिए। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। मुझे लगता है कि जो पहले टेलीस्कोपिक चल रहा था वही ज़्यादा ठीक है। और गवर्नमेंट ने अगर ये एक अपना डिसीजन ले ही लिया था, पर वो ये करे कि फिर हमारा जो सेकंड और थर्ड है उसके बारे में भी वैरायटी के साथ साथ रॉयल्स पर और गाला का भी आना शुरू हो गया है। नाशपाती ज़्यादा आ रही है अभी। जो रॉयल आया है आज वो 4200 रुपये तक भी बिका है और गाला वगैरह 2000 से लेके 3000 के बीच बिके हैं। छोटे माल जो हैं, उसके बड़े माल जो हैं 4000 रुपये तक बिके हैं। नाशपाती 2000, 2100 रुपये। बर्गमट ऊपर का माल बिका है 1100-1200 रुपये। उसका पित्तू बिका है। मतलब डैमेज हो रहा है ज़्यादा। हाँ, बाकी पेड़ बिक रहा है यहाँ 1000 से 1500 रुपये फुल पेटी। डब्बा बिक रहा है 600 से 700 रुपये। और एप्पल बिक रहा है वो रोड गोल्ड जो है वो बिक रहा है 1500, 1200, 1400। अर्ली वैरायटीज में कौन कौन सा? वैरायटी में शिमला आ रहा है और 2-3 वैरायटी आ रही है। हाँ, जो भी है वो शिमला बिका है आज 3000, 3200, 3500। पिट्टू बिका है 2500। हाफ केस बिका है उसका 2000। पिट्टू का हाफ केस बिका है 3 ईयर 1500। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनिवर्सल कार्टन की जो क्वालिटी है, खासतौर पर गत्ते की क्वालिटी, उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यूनिवर्सल कार्टन जो टेलीस्कोपिक कार्टन जो इससे पहले इस्तेमाल में होता था, उसमें डबल गत्ता इस्तेमाल होता था। ऐसे में उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी। लेकिन आने वाले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अभी जो सिंगल टेलीस्कोप यूनिवर्सल कार्टन आ रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फल है वो डैमेज हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसका असर प्रदेश की बागवानी पर किस तरह से पड़ता है। शिमला से रॉबिन शर्मा, जनता टीवी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कुल्लू के मनाली में 145 करोड़ की लागत से 2 वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। कुल्लू में पर्यटन विभाग के सिल्वर मोनो होटल और मनाली में मानालूस होटल का कायाकल्प होगा, जिससे कि पर्यटन विकास निगम के दोनों होटलों का न केवल नक्शा बदलने जा रहा है, बल्कि यहां पर सैलानियों और आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। प्रदेश सरकार एशिया विकास बैंक की मदद से इन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। मनाली में बनने वाले वेलनेस सेंटर पर 43.98 करोड़ और कुल्लू के सेंटर पर 26.30 करोड़ की राशि खर्च होगी। देखिए, कुल्लू और मनाली में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से जो है 2 प्रोजेक्ट्स जो है वेलनेस सेंटर्स के बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक मनालसू होटल मनाली वाला है और एक सिल्वर मून होटल जो कुल्लू में है। तो इनकी कुल लागत जो है 70 करोड़ के करीब है। इसके अलावा एडीबी में और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुल्लू मनाली में किए जा रहे हैं, जिसमें आइस स्केटिंग रिंक है, रेस्टोरेशन ऑफ नगर कैसल है और अटल टनल पे वेसाइड एमिनिटीज है। तो कुल मिला के जो टोटल सारे प्रोजेक्ट्स की लागत है वो 145 करोड़ के करीब है। बेसिकली जो वेलनेस सेंटर्स है उनका मकसद है ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा देना जो कि हेल्थ टूरिज्म हो, या जो ऐसे पर्यटकों को बढ़ावा देना जो यहाँ पे जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए आए, जिसमें कि वेलनेस सेंटर, योगा, मेडिटेशन, स्पा, सोना, हर तरह की सुविधा जो इन सेंटर्स में उपलब्ध रहेगी। हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग में रिजल्ट में देरी को लेकर नाराज चल रहे जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने हमीरपुर में स्थित आयोग के दफ्तर के बाहर तंबू गाड़कर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है।
अभ्यर्थियों ने फैसला लिया है कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है वे प्रतिदिन कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनकी नाराजगी है कि पिछले काफी समय से रिजल्ट को लेकर बेवजह देरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने यहां पहुंचकर जल्द परिणाम घोषित करने की मांग भी उठाई है। मेरा नाम रचना है और सर हम 4 साल से वेट कर रहे। 2021 में सर हमने एग्जाम दिया था, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया सर। गवर्नमेंट हमारा पहले बेवकूफ बनाती है, फिर ये कमीशन वाले हमारा बेवकूफ बनाते हैं, कभी कोर्ट केस फंसा देते सर। तो सर अब हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकला जाए, हमारे रिजल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाला जाए, बाकी हमारी कोई वो नहीं है। हमारा रिजल्ट निकाला जाए। अभी डॉक्यूमेंटेशन हुए कंप्लीट 31 मई को कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी लगभग 2 महीने हमारे होने वाले, पर अभी तक इनसे रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है। पहले कमीशन के चेयरमैन ने बोला था कि 30 जून तक आ जाएगा। 30 जून के बाद इन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट में कमियां पाई गई, उसकी वजह से प्रॉपर्ली हम चेक कर रहे हैं। तो 15 जून तक जो जितेंद्र छांछटा जी ने, जो सचिव बैंक है, उन्होंने बोला था। अब 15 भी हो गई, उसके बाद 16-17 हो गई, आज देखो 20 तारीख हो गई, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वित्त वर्ष से 2024-25 का पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। क्योंकि ये चुनावी साल है, अब जब बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है, तो बजट को लेकर तमाम वर्गों की उम्मीदें सरकार से और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार व्यापारी और मध्यम वर्ग को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जिसे लेकर जनता टीवी के हिमाचल से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने लोगों से उनके दिल टटोलने की कोशिश की है। देखिए जरा। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और ऐसे में 23 जुलाई का समय तय किया गया है। 23 जुलाई को आम बजट आ रहा है और ऐसे में कई वर्गों को उम्मीद है कि इस बार का यानी मोदी सरकार का 3.0 जो ये बजट आना है इस कार्यकाल का, ये कैसा होगा, क्या ये लोक लुभावन होगा, क्या इसमें बदलाव होगा। और खास तौर पर हिमाचल, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ पर एक अलग तरह की तस्वीर रहती है, तो क्या रियायत यहाँ पर मिलती है, क्या लोगों की यहाँ पर उम्मीद है, क्या यहाँ पर जीवन जो है और सरल हो सकता है, क्योंकि कई तरह के वादे जो हैं वो लगातार 2014 से देखने के लिए मिल रहे हैं। कितनी खरी ये मोदी सरकार उतरी है, क्या इस बार भी हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास इस बजट में होगा या फिर अभी भी इंतजार लोगों का होगा। इस पर बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ शिमला के हैं और कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सुभाष वर्मा। सुभाष जी, क्या है हिमाचल प्रदेश की मांग, इस बार क्या उम्मीद है, क्या हिमाचल के लिए बजट में कुछ खास होना चाहिए? जो मोदी गवर्नमेंट का ये पहला बजट इस गवर्नमेंट का होने जा रहा है, इसमें हिमाचल के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसका एक कारण है, हिमाचल एक बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है और राज्यों से अगर तुलनात्मक करें, यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप 4 लेन का लें, 4 लेन का जो यहाँ प्रोजेक्ट चला था उससे 4 गुना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए स्पेशल ग्रांट हो, स्पेशल प्रोजेक्ट आए, तो इस बजट में उसका प्रावधान हो। दूसरा, किसानों को हर सुविधा दी जाती है, बीज से लेके खाद से लेके सब्सिडाइज हर चीज होती है, लेकिन इरिगेशन नहीं। बीज कहाँ से उग के भी हो, सूख जाएगा अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो पानी इरिगेशन स्कीम, चाहे डिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो, उसके लिए कम से कम चेक डैम का प्रावधान हो और स्टेट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट आए चेक डैम का, ताकि यहाँ पानी किसानों को मिले, सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। और तीसरी बात, यहाँ जो बेरोजगारी से भी जुड़ा मुद्दा, वही यहाँ टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा है। अगर ये टूरिज्म, हिमाचल एक टूरिज्म हब बन सकता है, अगर यहाँ टूरिज्म के लिए कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट इस बजट में आ जाए, तो उससे कम से कम ये कि जो यहाँ का युवा बेरोजगार है वो स्वरोजगार में काम करेगा और अन्य को भी रोजगार देगा, और यहाँ बड़ी व्यापक उसमें संभावना है स्वरोजगार में। इस पर भी बात करते हैं, टूरिज्म पे भी आते हैं, लेकिन जीरो से कहीं से शुरू करने की आवश्यकता है। आप चलिए यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपना नाम बताइए। परमानंद भारद्वाज। अच्छा, परमानंद जी, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, है ना, वरिष्ठ नागरिक आप हैं, क्या आप जरूरत देख रहे हैं हिमाचल में? आपने इतने सालों में क्या बदलाव देखा और क्या आगे आप उम्मीद कर रहे हैं? हिमाचल जो एक छोटा सा स्टेट है हमारा, और यहाँ जो हमारी आर्थिक स्थिति है या इनकम के जो सोर्सेज है वो बहुत कम है। सबसे पहले जब हिमाचल बना था
तो यहाँ चेक डैम का प्रोविजन था, जिससे काफ़ी कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, पर उस चेक डैम स्कीम को ही बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिसके लिए इरिगेशन स्कीम होनी चाहिए और लोगों को पेड़ लगवाने चाहिए। पेड़ों से ही सब कुछ इनकम आ सकती है। और इस स्टेट में जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी तो गांव-गांव तक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी विलेजेस है वहाँ सड़क की नेसेसिटी है, और फिर उसके मेंटेनेंस के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। ये नहीं भाई बना दो और उसको कच्चा रखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के लिए स्पेशल बजट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो हायर देन एनी स्टेट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर आज दिन तक 47 के बाद कभी भी रेलवे लाइन को कहीं शिमला से 1 इंच ऊपर नहीं बढ़ाया है। जो कि हमारा एप्पल ग्रोइंग एरिया है, वहाँ टनल से ही जानी है, और बॉर्डर एरिया तिब्बत का बिल्कुल साथ है। अगर टनलों से रेलवे लाइन आगे चले जाए तो डेवलपमेंट की बहुत बड़ी संभावना है, और टूरिज्म भी इसी से जा सकता है, क्योंकि जब तक हर चीज़ में फैसिलिटी। अब पानी की प्रॉब्लम देखो, शिमला में इतनी पॉपुलेशन है, ये पानी हर रोज़ कम ही कम आता है। और जितना बजट अलॉट हो रहा है आज दिन तक इस स्टेट के लिए, कभी भी राजा वीरभद्र ने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा कम है। अरेंजमेंट किया है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसकी ये सोल ड्यूटी बनती है कि ये मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ। लेकिन बात मोदी सरकार की हो रही है। मैं आता हूँ आपके पास, आप अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार गुप्ता। बिजनेसमैन के लिए प्रमोद जी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक बजट और उसके अंदर कुछ प्रावधान ऐसा, जिस तरह से अभी जीएसटी की बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा था कि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, और जो मध्यम वर्ग का जो एक व्यापारी है उसके लिए क्या मांग और क्या कहता है ये बजट, क्या कहेगा ये बजट, क्या उम्मीद क्या है? बजट के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इससे लोगों को बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे अब हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, अब हम लोगों का जैसे है एक पैसा जितना भी आता है उसमें हम लोगों का टैक्स कटता है। अब बाकी जो बजट सरकार प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं उसमें सब आपको पता ही है सारी स्थिति का, कितना वो गलत काम हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। जो सरकारी मुलाजिम है, जैसे हम लोग रिटायरी आदमी हैं, हम लोगों को मतलब एक पैसा जो है बजट इसमें सरकार को देते हैं, जिसका सरकार हमारे को खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन है उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। हाँ जी। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी सुधार आना चाहिए ताकि नए रोजगार जो हैं वो मिले। पहाड़ का पानी, ये नरेंद्र मोदी जो हैं वही ये बात कहते रहे हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस तरह से संभव होगा, इससे क्या होगा? एक मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, जितने ये मुलाजिम हैं जो इन्होंने दोबारा रीअपॉइंटमेंट कर रखे हैं, इनकी जगह पर अगर ये जो नए हमारे बच्चे हैं, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको ये रोज़गार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। क्योंकि अगर जो पुराने ही हम लोग ही रखते हैं, जैसे हम लोग रिटायरी, हम लोगों को भी डिमांड आती है कि आप दोबारा जॉब ज्वाइन कर लीजिए। हमारे से कुछ आदमी एक्स सर्विसमैन और जो सिविल सर्विस से भी रिटायर हुए हैं, तो उनको भी मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड आती है कि भी आप ऐसा मतलब ऑफिसर्स की डिमांड आती है, गवर्नमेंट की डिमांड आती है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस 35 से 40 साल तक का लगभग सबका ही हाई है। तो अगर जो नए बच्चे काम नहीं करेंगे, कल को मान लो हम लोग जब नहीं रहेंगे, नए बच्चे रखेंगे, तो उन लोगों को काम सीखते हुए कम से कम 5 साल तो लगेंगे। गवर्नमेंट को इससे बड़ा लॉस है, जिसमें मैं कहूँगा कि नए बच्चों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र कौंडली। अच्छा कौंडल जी, तो किस तरह से उम्मीद क्या है बजट से हिमाचल प्रदेश के लिए, क्या विशेष मिलना चाहिए जिससे यहाँ जो है वो और जिंदगी थोड़ी तेज हो जाए? देखिए, हिमाचल एक बहुत छोटा सा राज्य है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर खर्चे ज़्यादा है होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, सड़कें टूट जाती है, तो यह डैमेज ज़्यादा होता है, जिससे कि सेंटर से कुछ पूरी तरह से सहायता नहीं मिलती, जिसके लिए कि स्पेशल पैकेज ये देना हिमाचल को बनता है। मेरा सवाल भी यही है कि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा मानसून सीजन में एक बड़ा नुकसान हुआ, राज्य ने जो अपने स्तर पर आंकलन किया उसमें कहा गया कि 10 से 12 हज़ार करोड़ का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद के लिए भी मना कर दिया गया कि कोई विशेष मदद जो है वहां से नहीं मिली। तो ऐसे में कितना फर्क पड़ता है, क्या ये उम्मीद है? अभी हमारी जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति जो बहुत ये पतली हो गई है, जिससे कि इनको स्टेट के जो एम्प्लॉइज को जो है जो देनदारी देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं, और जिससे कि ये इसलिए जो सेंटर से ये
इस बजट में हम ये आशा करते हैं कि वो इस स्टेट को ज़रा थोड़ा सा पूरी तरह से पैकेज मदद दे, जिससे कि स्टेट अपने मतलब डेफिसिट से उबर सके। तो आपको कुछ आपके भी रिश्तेदार होंगे इधर उधर जो नेचुरल कैलेमिटी, जो पिछले साल एक बड़ा डिजास्टर यहाँ पर आया, तो उसमें उनको कुछ राहत मिली है क्या? जो सरकार ने अपना यहाँ पर जो अपना 4500 करोड़ के आसपास जो अपना विशेष राहत पैकेज दिया था, क्या उससे गुजारा हो गया है या अभी है? बहुत कम मिला जी, वो तो ऊँट के मुँह में जीरा है जी। ऊँट के मुँह में जीरे के सारे उससे कोई भी थोड़ा थोड़ा मिला है। अगर किसी का 10-12 लाख का नुकसान हुआ है तो उसको 80,000 मिल गया, 1 लाख मिल गया, मैक्सिमम 1 लाख मिल रहा है, तो उससे क्या कर पाएगा गरीब आदमी? यहाँ की सरकार ने कुछ उसमें बदलाव भी किया है नियमों में, जो 1 लाख मिलता था उसको 7 लाख मिल रहा है मकान के लिए, क्या वो राहत है? उससे तो कुछ राहत मिली है। तो मोदी सरकार से क्या उम्मीद है कि अब विशेष पैकेज, खासकर स्टेट के लिए जो है ना जी पैकेज मिलना चाहिए, जिससे कि ये स्टेट जो है अपने मतलब इस कर्ज से उबर सके। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का है, अब उन एम्प्लॉइज को क्या जो 40 साल सर्विस कर गया दोबारा उसी को रखने का कोई औचित्य नहीं है। नए आदमियों को जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है